नमस्कार दोस्तों। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लॉज 32 सब क्लॉज बी की, जो कि बात करता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज इन केस ऑफ चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ कंपनी। यानी कि अगर किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग में कोई चेंज होता है तो उसके लॉस को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, और उसे क्लॉज 32 बी के अंदर हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट करना होता है। दोस्तों, यह जानकारी हम दे रहे हैं अपनी वेबसाइट indiantaxupdate.com से, जहां के ब्लॉग सेक्शन में आपको मिलते हैं 1000 से ज्यादा ब्लॉग्स। दोस्तों, आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज हम एक एक क्लॉज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि उस क्लॉज में आखिर क्या इंफॉर्मेशन जाती है और उसका क्या मतलब है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्लॉज 32 बी की। द क्लॉज 32 बी की अगर हम बात करते हैं तो ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इस क्लॉज को यूज किया गया है। क्लॉज 32 बी pertain to situations where a company has experienced a change in its shareholding during the previous year। यानी क्लॉज 32 बी के अंदर किस सिचुएशन की बात की रही है, जहां पर कंपनी ने अपनी शेयर होल्डिंग चेंज की है, विच इंपैक्ट्स द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज incurred in the previous years as regulated by section 79 of the income tax act। और उस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कहीं भी लॉस किया था, तो अब क्या होगा। बेसिकली देखिए, सबसे पहले हम सेक्शन 79 को पढ़ते हैं। सेक्शन 79 एंड इट्स इम्प्लीकेशन। सेक्शन 79 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट provides that no loss incurred in any previous year by a company, not being a company in which the public are substantially interested, shall be carried forward and set off against the income of the current year if there has been a change in shareholding of the company during the current year। यानी कि वो कहते हैं कि जी नो लॉस इनकर्ड इन एनी प्रीवियस ईयर, यदि कोई लॉस पिछले साल में इनकर्ड हुआ है तो उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। नॉट बीइंग ए कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ये किसके बारे में बात कर रहा है, उन कंपनी में जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं रखती, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, ओपीसी के बारे में ये बात कर रहा है। राइट। तो सेक्शन 79 बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ओपीसी के बारे में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के बारे में ये बात नहीं कर रहा। और ये कह रहा है कि कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा लॉस पिछले साल का। अच्छा, तो क्या कहते हैं, डेट शेयर्स ऑफ द कंपनी कैरिंग नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग पावर आर नॉट बेनिफिशियली हेल्ड बाय द पर्सन हु बेनिफिशियली हेल्ड शेयर्स ऑफ द कंपनी carrying not less than 51% of voting power on the last day of the year or years in which loss was incurred। यानी कि ये लॉ ये तब तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा जब तक कि आपके 51% शेयर होल्डिंग सेम ना रहे, वही शेयर होल्डिंग जो कि जिस साल लॉस हुआ था, वो जो शेयर होल्डर है उसके 51% शेयर होल्डर आज भी आपके शेयर होल्डर हैं। आप समझ रहे हैं। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझें तो देखो, ये लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा कि जब आपने जिस साल किसी कंपनी ने कोई लॉस किया और यदि वो कंपनी की शेयर होल्डिंग ट्रांसफर होती है तो 51% शेयर होल्डर जो पहले थे वो एज इट इज कंटिन्यू करने चाहिए। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो की पॉइंट्स क्या है इसके, द फॉलोइंग आर द की पॉइंट्स टू नोट अबाउट दिस सेक्शन 79। दिस सेक्शन अप्लाई टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो जैसे मैंने कहा, सभी कंपनियों के ऊपर होता है जिसमें पब्लिक, लेकिन किन पर नहीं होता, जो कि सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड जिसमें पब्लिक होता है, नहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। दिस सेक्शन अप्लाइज टू लॉस इनकर्ड इन एनी प्रीवियस ईयर। तो अगर पिछले साल में कोई लॉस हुआ है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। दिस सेक्शन अप्लाइज इफ देयर हैज बीन अ चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी, जब शेयर होल्डिंग चेंज होगी तभी एप्लीकेबल होगा। ड्यूरिंग द करंट ईयर, और करंट ईयर में अगर है, such that the share of the company carrying not less than 51% of the voting power are not beneficially held by the person who beneficially held the shares of the company carrying not less than 51% of the voting power on the last day of the year और years in which loss was incurred। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि भैया उसके पास 51% की शेयर होल्डिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। The section does not apply to a change in shareholding that occur as a result of death of shareholder or on account of transfer of share by way of gift
टू एनी रिलेटिव ऑफ द शेयर होल्डर मेकिंग सच गिफ्ट। लेकिन ये जो सेक्शन है उस समय अप्लाई नहीं होगा, यानी कि जो कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस है 51% की, उस समय अप्लाई नहीं होगा। अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, भाई डेथ हो गई शेयर होल्डर की, तो उस केस में क्या करें, तो उसमें ऑटोमेटिकली नए बंदे के पास वो ट्रांसफर होगी, उसके लीगल एयर के पास ट्रांसफर होगी, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई to a change in shareholding that occur as a result of amalgamation, demerger of a foreign company subject to certain conditions। तो इसी तरह से फॉरेन कंपनी के ऊपर भी ये सेक्शन की रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई का मतलब ये नहीं कि सेक्शन 79 अप्लाई। सेक्शन 79 बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस दे रहा है कि भाई लॉस को कैरी फॉरवर्ड अगर आपको करना है तो आपको 51% की शेयर होल्डिंग लेकर के चलना होगा। तो नहीं एप्लीकेबल का मतलब कि भैया इनके ऊपर ही एप्लीकेबल 51% की कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। The purpose of Section 79 of the IT Act is to prevent companies from incurring losses in 1 year and then transferring the shares to another group of shareholders who can carry forward and set off the losses against income of the company in the subsequent year. This can be used as a tax avoidance mechanism। तो बेसिकली क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ इसमें करते क्या है लोग बात की। ये किस लिए बनाया सेक्शन 79 की जो रिस्ट्रिक्शंस, वो इसलिए लेकर के आए कि भाई आज मैंने एक कंपनी खोल ली और उसमें मेरा लॉस हो गया, अब एक दूसरी कंपनी है सामने, वो कहती है कि भाई साहब एक काम करो, आपका लॉस है, ये कंपनी को मैं खरीद लेता हूँ, और वो लॉस को अपने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके लेके चला गया। अब जो लॉस था मेरे यहाँ पे, सपोज मेरे यहाँ पे 10 करोड़ का लॉस था, उसके यहाँ पे 10 करोड़ का प्रॉफिट था, वो मेरी लॉस की कंपनी को लेके गया, अपने प्रॉफिट को जीरो कर लिया, कैरी फॉरवर्ड लॉस हो गया था, 10 करोड़ का प्रॉफिट 10 करोड़ के लॉस से कैरी फॉरवर्ड एडजस्ट हो गया और उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ा। तो सरकार कहती है भैया सिर्फ आप इस पर्पज के लिए टैक्स के क्या कहते हैं प्लानिंग के लिए अगर आप ऐसा करते हो तो नहीं होगा। अगर 51% शेयर होल्डिंग है, तो सपोज कि मैंने अपनी कंपनी ट्रांसफर की, लेकिन मेरे जो 51% शेयर होल्डर उसकी कंपनी में आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मतलब यह है कि मैं उस बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, मैं उस बिजनेस को अभी भी कंटिन्यू करना चाहता हूं, मैं उस बिजनेस में मैंने अपनी शेयर्स को मैंने ट्रांसफर किया हुआ है। तो मेरा पर्पस सिर्फ उसकी टैक्स प्लानिंग कराना नहीं था, मेरा पर्पस ये था कि मैं अपनी कंपनी को उस बड़ी कंपनी के साथ बेच करके या किसी दूसरी कंपनी के साथ बेच करके और फिर मैं उसके साथ बिजनेस को करूं, साथ बिजनेस करने के लिए, ना कि सिर्फ लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू सेक्शन 79। क्या एक्सेप्शन, दीज एक्सेप्शंस वैसे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया है। पहला वही शेयर होल्डिंग अगर चेंज होती है डेथ के केस में, एज ए रिजल्ट ऑफ डेथ ऑफ शेयर होल्डर और ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय वे ऑफ गिफ्ट। अगर आप गिफ्ट देते हैं अपने शेयर, अपने बच्चों को दे दिया, आपने किसी रिलेटिव को दे दिया गिफ्ट, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। चेंज इन शेयर होल्डिंग डेट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एमलगमेशन और डीमर्जर ऑफ ए फॉरेन कंपनी का एमलगमेशन या डीमर्जर होता है तो उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कंडीशन टू कैरी फॉरवर्ड। अब देखिए कंडीशंस क्या कहती है। For losses to be carried forward and set off, it is required that on the last date of the previous year, the shares of the company carried at least 51%। जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पे जो 51 शेयर होल्डर थे वो कंटिन्यू रहने चाहिए अगले साल में भी। तो अब ऑडिटर को क्या बेसिकली देखना है, तो सबसे पहले बात तो उसे वही यही देखना है कि भैया तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, एप्लीकेबल है या नहीं है। तो एप्लीकेबल टू क्लोजली हेल्ड कंपनी, दिस प्रोविजन अप्लाई टू क्लोजली हेल्ड कंपनी इंक्लूडिंग अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तब तो होगी ही नहीं, है ना। कंपैरिजन ऑफ द शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग को आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन ऑफ द शेयर होल्डिंग इज मेड बिटवीन द लास्ट डे ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर एंड द लास्ट डे ऑफ द ईच प्रीवियस ईयर इन विच लॉस वाज इनकर्ड। यानी आप इस साल अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो आप ये देखोगे भाई इस साल शेयर होल्डिंग किस किसकी कितनी कितनी थी, और जो पिछले साल जिस साल का मैं लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ उस साल उनकी शेयर होल्डिंग कितनी थी, तो वो आपको कंपेयर करके आपको फिर देखना है कि भाई वो 51% के प्रोविजन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये एग्जेम्पशन के बारे में हमने बात कर ही ली है। हाँ, unobserved depreciation not affected. This is important to note that the change of shareholding in described in section 79 does not affect any carry forward or set off of unobserved depreciation under section 32(2). यानी कि सेक्शन 32(2) के अंदर जो unobserved depreciation होता है जिसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो वो इस सेक्शन 79 उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखिए टैक्स ऑडिट में अब एज एन ऑडिटर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि भैया ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, कुछ शेयर होल्डिंग चेंज तो नहीं हुई है, चेंज हुई है तो क्या वो 79 के सारे प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया है या नहीं किया है, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और यदि यहाँ पर उसको कोई भी पॉइंट्स नजर आता है तो वो उसको रिपोर्ट करेगा। तो बहुत ही क्रूशियल है अगर इन केस यदि कोई शेयर होल्डिंग ट्रांसफर होती है, यदि हाँ शेयर होल्डिंग ट्रांसफर नहीं हुई है ड्यूरिंग द पीरियड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर तो फिर इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। भाई जब शेयर्स ट्रांसफर नहीं हुए तो फिर ये क्लॉज 32(b) भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में आपको सिंपल ये करना है इन नॉट एप्लीकेबल, भैया ये हमारे पे एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि हमारी कंपनी ने तो इस बार कोई भी शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए।
चलिए बताइए जानकारी कैसी लगी, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और फिर से एक बार कह रहा हूं, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।